जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने एडम स्मिथ की आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, उनके विचारों को जाना। आज हम लोग डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास के अपने विचार को 1917 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में की है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने एक पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अपनी इस पुस्तक में जो है डेविड रिकार्डो जो है अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत है इन्होंने अपने इसी पुस्तक में प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस पुस्तक का तृतीय संस्करण का प्रकाशन 1921 में किया गया है, जिसमें अन्य अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर रिकार्डो आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। प्रोफेसर सुपीटर के अनुसार रिकार्डो के विकास का सिद्धांत बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में केवल वितरण का सिद्धांत है, जो सीमांत सिद्धांत एवं अतिरिक्त सिद्धांत पर आधारित है। तो रिकार्डो यहाँ पे सीमांत सिद्धांत और अतिरिक्त सिद्धांत की ज़्यादा बात करते हैं। सीमांत सिद्धांत कुल उत्पादन में लगान की भाग की व्याख्या करता है तथा अतिरिक्त सिद्धांत शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करता है। तो डेविड रिकार्डो का ये जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इसमें जो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक सीमांत सिद्धांत और एक अतिरिक्त सिद्धांत। सीमांत सिद्धांत में वो जो है कुल उत्पादन में लगान की व्याख्या करते हैं, वहीं अतिरिक्त सिद्धांत में जो है जो शेष बच जाता है शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करते हैं। आगे देखते हैं। रिकार्डो के सीमांत सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन में पहला हक भूमिपतियों का है, जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। डेविड रिकार्डो यहाँ पे कहते हैं कि जो उत्पादन होता है, टोटल जो उत्पादन होता है, उसमें जो पहला हक है वो भूमिपतियों का है, जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, लगान के भुगतान के उपरांत जो अवशेष बचता है उसमें रिकार्डो के अतिरिक्त सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह मूल्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान, यानी कुल मजदूरी कोष श्रमिकों को करने के बाद शेष भाग पूंजीपतियों को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसमें पहला हक जो है भूमिपतियों को होता है, जिन्हें लगान के रूप में उनको आय की प्राप्ति होती है। बाकी जो शेष बच जाता है, शेष में जो है दो वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है, एक पूंजीपति है। तो श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह के बराबर जो है उनको मजदूरी दे दी जाती है, और जो शेष बच जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। रिकार्डो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत के विश्लेषण के लिए निम्न मान्यताएं ली हैं। पहली मान्यता है, समस्त भूमि का प्रयोग खाद्यान्न के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले उद्योगपति या पूंजीपति हैं, जबकि भूमि पर स्वामित्व भूमिपतियों का है तथा पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में श्रमिकों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो भूमि है, जो समस्त भूमि है, वो केवल उसका एक ही प्रयोग है, वो है खाद्यान्न उत्पादन। समस्त भूमि का जो प्रयोग है वो खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए ही किया जाता है, और जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले हैं वो उद्योगपति हैं या तो पूंजीपति हैं, जबकि भूमि का जो मालिक है, जो उसका स्वामित्व है, वो भूमिपति है। यानी जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो भूमिपतियों के पास है, और उस पर जो उत्पादन करने वाले जो है, खाद्यान्न का जो उत्पादन करने वाले हैं, वो उद्योगपति या पूंजीपति है। पूंजीपति जो है इन पर जो है, इन खाद्यान्न के उत्पादन में जो है वो श्रमिकों और अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं दूसरी मान्यता। भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाएंगे
भूमि से जो मिलने वाला जो प्रतिफल है वो प्रति इकाई जो है घटता जाता है। किसी भी भूमि पर जब हम लगातार जो उत्पादन करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति जो धीरे 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 घटने लगती है, जिसके कारण जो है उस पर जो है उत्पादन भी धीरे धीरे, कुल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घटने लगता है। आगे देखते हैं। भूमि की पूर्ति स्थिर है। खाद्यान्न की उत्पादन की भूमि कई प्रकार की है। यहाँ कहते हैं जो भूमि है वो भूमि स्थिर है। भूमि न बढ़ सकती है न घट सकती है। भूमि का केवल एक ही प्रयोग है जो खाद्यान्नों के लिए होगा, और वो जो टोटल भूमि होगी वो स्थिर होगी। तो भूमि की पूर्ति वो स्थिर मानते हैं, और ये कहते हैं कि भूमि जो है कई प्रकार की हो सकती है। भूमि कई प्रकार की हो सकती है। खाद्यान्न की मांग पूर्तियाँ बेरोजगार कहते हैं कि समाज में खाद्यान्नों की जो मांग है उनकी मांगों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उनकी मांग पूर्तियाँ बेलोचदार है। आगे, खाद्यान्न के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम एवं पूंजी। तो खाद्यान्न के उत्पादन में केवल दो साधनों की बात करते हैं, श्रम एवं पूंजी की बात करते हैं, जो कि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पूंजी एवं श्रम की प्रकृति समरूप है। पूंजी में केवल परिवर्तनशील या चल पूंजी शामिल है। उत्पादन की तकनीक स्थिर मान के चलते हैं। सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह के मूल्य के बराबर मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है उनके जीवन निर्वाह के बराबर होती है, जिसमें वो केवल अपना जीवन यापन ही कर सके। आगे कहते हैं, श्रम की पूर्ति दी हुई मजदूरी के दर पर पूर्तियाँ लोचदार है। ये कहते हैं कि जो श्रम की पूर्ति है, श्रम की पूर्तियाँ लोचदार है, वही खाद्यान्नों की जो मांग है वो पूर्तियाँ बेलोचदार है। तो ये बेलोचदार और लोचदार दोनों की बात करते हैं। खाद्यान्न के मामले में ये कहते हैं कि खाद्यान्नों की मांग पूर्तियाँ बेलोचदार होती है, और जब श्रम की पूर्ति की बात आती है तो कहते हैं श्रम की पूर्ति जो है एक दी हुई मजदूरी की दर पे पूर्तियाँ लोचदार होती हैं। आगे, श्रम की मांग पूंजी के संचय पर निर्भर करती है। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के कारण मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है। जब पूंजी संचय अधिक होगा, पूंजी संचय में जब वृद्धि होगी तो जीवन निर्वाह मूल्य में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण मजदूरी की दर बढ़ जाती है। फिर कहते हैं, श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति कीमत दोनों ही श्रम की सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि श्रम की मांग या श्रम की पूर्ति का जो भी निर्धारण है, उनकी कीमतों का जो भी निर्धारण है वो सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता को देखते हुए उन्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी। श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। ये रहा डेविड रिकार्डो के मुख्य जो है मान्यताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो मान्यता और आगे है। खाद्यान्न एवं साधन का बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। पूंजीपतियों का जो लाभ है पूंजी संचय का आधार है। यानी पूंजीपतियों का जो लाभ है वो पूंजी संचय का आधार है। पूंजी संचय जितना अधिक होगा लाभ उनका उतना अधिक होगा। यह लाभ पूंजी संचय पर निर्भर करता है। तो जो है जो पूंजी संचय है, जितना पूंजी संचय अधिक होगा वो लाभ उतना ही लाभ अधिक होगा। तो कहीं न कहीं जो लाभ है वो पूंजी संचय पर निर्भर करता है। उपरयुक्त मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो ने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। रिकार्डो के अनुसार पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का विकास निम्न तीन वर्गों के परस्पर संबंधों पर आधारित है: भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी। वहीं जो एडम स्मिथ ने कहा था कि भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक आर्थिक विकास के दूत हैं, एजेंट हैं। तो एडम स्मिथ जो है अपने आर्थिक विकास के सिद्धांतों में भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी तीन वर्ग लेते हैं। व्यापारी, पूंजीपति और भूमिपति, इन तीनों को ही जो है आर्थिक विकास का एजेंट मानते हैं एडम स्मिथ। कहते हैं कि श्रमिक जो है, श्रमिक वर्ग जो कि वो बचत नहीं करता है क्योंकि उसको जो जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बचत करते हैं वो व्यापारी हैं, भूमिपति हैं और पूंजीपति हैं। और यही तीनों वर्ग जो है निवेश भी करता है। तो व्यापारी, भूमिपति और पूंजीपति जो है ये आर्थिक विकास के एजेंट हैं।
एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। वहीं जो है रिकार्डो जो है अपनी जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या में जो है भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक को लेकर चलते हैं। व्यापारी की जगह वो श्रमिक को लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भूमि का प्रयोग पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे पूंजीपति श्रम या पूंजी को परिवर्तन आगत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भूमिपतियों की जो जमीन है, जो भूमि है, वो पूंजीपतियों द्वारा जो है प्रयोग की जाएगी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए। और जो पूंजीपति है श्रम और पूंजी का ये लोग जो है प्रयोग करेंगे। श्रम और पूंजी जो दो साधन हैं, इन दोनों साधनों के माध्यम से ये खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार खाद्यान्न कुल उत्पादन का वितरण भूमिपतियों को लगान, श्रमिकों को मजदूरी एवं पूंजीपतियों को लाभ के रूप में की जाती है। यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसका जो वितरण है भूमिपतियों को लगान मिल जाएगा, श्रमिकों को उनको मजदूरी दी जाएगी, जो शेष रह जाएगा वो पूंजीपतियों का लाभ होगा। रिकार्डो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया मानते हुए पूंजीपतियों के लाभ को विकास के केंद्र में रखा हुआ है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास का केंद्र है, और ये लाभ जो है कहीं न कहीं जो है वो पूंजी संचय पर ही निर्भर करेगा। और पूंजी संचय पर जो है एडम स्मिथ भी बहुत फोकस करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु है वो पूंजी संचय ही है, जो बचत पर निर्भर करता है। और ये जो बचत है ये पूंजीपतियों व भूमिपतियों से प्राप्त होती है। तो जो पूंजीपति हैं, जो भूमिपति हैं, वो लोग बचत करते हैं और जिससे जो है पूंजी संचय जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, और पूंजी संचय जो है ये पूंजीपतियों को के बारे में बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास के केंद्र में इन्होंने रखा है पूंजी संचय। वहीं एडम स्मिथ जो है पूंजीपति के साथ साथ भूमिपति को भी लेकर चलते हैं। कुल उत्पादन में भूमिपतियों के लगान के भाग घटाने के बाद अवशेष विभाजन मजदूरी एवं लाभ के रूप में किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है, जिसका पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अवृद्धि क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाते तथा स्थिर अवस्था नहीं आ जाती। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो है जो भूमिपति है उनको लगान मिल जाता है, जो श्रमिक वर्ग है उनको मजदूरी दे दी जाती है, और जो शेष रह जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। और ये लाभ जो है, यही लाभ जो पूंजी संचय का आधार है। और इसी जो पूंजी संचय को जो है जिसका वो दोबारा पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अभिवृद्धि के क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाता है। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है धीरे धीरे पूंजीपतियों का जो लाभ वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि जो है समय के साथ जैसे जैसे आर्थिक विकास होता रहता है मजदूरों की जो जीवन निर्वाह दी जाने वाली जो मजदूरी है वो बढ़ने लगती है। तो मजदूरी की दरों में जब वृद्धि होती है तो पूंजीपतियों का लाभ जो धीरे धीरे घटने लगने लगता है। ऐसी स्थिति में जो है एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीपतियों का लाभ क्या जाता है, शून्य हो जाता है और स्थिर अवस्था आ जाती है, अर्थव्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे रिकार्डो जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वही लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। वहीं एडम स्मिथ जो है पूंजीपति, व्यापारी और भूमिपति ये तीनों को लेकर चलते हैं कि तीनों वर्ग ऐसा है जो बचत करता है जिनके माध्यम से पूंजी संचय बढ़ता है। लेकिन रिकार्डो जो यहाँ पे केवल पूंजीपतियों को लेकर ही चलते हैं और कहते हैं कि जो पूंजी संचय का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है वो पूंजीपति है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकार्डो के इस मॉडल में लगान की गणना निम्न रूपों में होती है। प्रति श्रमिक लगान या लगान की दर। अगर हमको लगान प्रति श्रमिक लगान निकालना है या लगान की क्या दर है तो हम क्या निकालेंगे, एपीएल माइनस एमपीएल निकालेंगे। श्रमिक का जो औसत उत्पादन है उसमें से श्रमिक का सीमांत उत्पादन घटा देंगे। तो औसत उत्पादन से जब सीमांत उत्पादन घटा देंगे तो जो बचेगा वही होगी लगान की दर होगी या प्रति श्रमिक लगान होगा। अगर कुल लगान की बात करें तो ये जो लगान की जो दर आ रही है एपीएल माइनस एमपीएल जो आ रही है, इसी में श्रमिकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल लगान कितना है। तो कुल लगान निकालने का जो फार्मूला होगा वो एपीएल माइनस एमपीएल गुणे एल होगा, जहाँ एल श्रमिकों की संख्या है। जहाँ तक मजदूरी की दर या प्रति श्रमिक मजदूरी का प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार प्रति श्रमिक मजदूरी जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है। इस प्रकार मजदूरी कोष अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में लगे कुछ श्रमिकों को देय मजदूरी है। यानी अगर हमको मजदूरी कोष निकालना है कि टोटल मजदूरी कोष कितना है, तो प्रति इकाई श्रमिक को जो जीवन निर्वाह मूल्य जो दिया जा रहा है, जो मजदूरी दी जा रही है प्रति इकाई, ये हर एक श्रमिक को इसी में मजदूरों की संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कुल मजदूरी कितनी है, टोटल मजदूरी कोष कितना है। आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादन में से कुल लगान एवं मजदूरी कोष के योग को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह पूंजीपतियों का लाभ है। इस प्रकार कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन। इस टोटल प्रोडक्शन में से हम क्या करेंगे, जो लगान है और जो मजदूरी कोष है, भूमिपतियों को जो लगान दिया जाता है, मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है श्रमिकों को, अगर इन दोनों को जोड़ के जो है टोटल उत्पादन में से निकाल दे इनका हिस्सा, यानी भूमिपतियों और श्रमिकों का जो हिस्सा है उसे निकाल दे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, कुल लाभ होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन माइनस ब्रैकेट में है कुल लगान प्लस कुल मजदूरी कोष। अगर हम प्रति श्रमिक लाभ निकालें या लाभ की दर निकालें कि प्रति श्रमिक लाभ कितना होगा, तो प्रति श्रमिक उत्पादन निकाल लीजिए। प्रति श्रमिक उत्पादन में से हम जो है प्रति श्रमिक का जो लगान है और प्रति श्रमिक जो मजदूरी है, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ की दर कितनी है। तो कुल लाभ का फार्मूला ये है और लाभ की दर का फार्मूला ये वाला है। तो प्रति श्रमिक उत्पादन का मतलब है वही एपीएल की बात हो रही है, श्रमिक का औसत उत्पादन होना, माइनस प्रति श्रमिक लगान का मतलब हुआ लगान की दर हो गई और प्रति श्रमिक मजदूरी का मतलब हुआ मजदूरी की दर हुआ। तो लाभ की दर अगर निकालना है तो इसमें से हम एपीएल में से जो है लगान की दर और मजदूरी की दर जोड़ के निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि लाभ की दर क्या है। इस प्रकार लाभ की दर उपरोक्त सूत्र से निष्कर्ष निकलता है कि लाभ की दर जो है ये जो है प्रोपोर्शनल है कुल लाभ बटे मजदूरी की दर। तो मजदूरी की दर देख रहे हैं नीचे है, तो मजदूरी की दर जैसे जैसे बढ़ेगी लाभ की दर हमारी घटती जाएगी। दोनों के बीच जो है विपरीत संबंध है। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूंजीपतियों की लाभ की दर मजदूरी की दर या मजदूरी कोष के व्युत्क्रमानुपाती है तथा साथ ही पूंजीपतियों का जो कुल लाभ है तथा भूमिपतियों की कुल लगान के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं पूंजीपतियों की जो लाभ की जो दर है ये जो है श्रमिक की जो मजदूरी की जो दर है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसके अलावा जो है भूमिपतियों का जो लगान है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब है कि अगर मजदूरी की दर बढ़ेगी तो कुल लाभ जो है घटेगा, या भूमिपतियों का लगान बढ़ता है तब भी क्या है कुल लाभ घटेगा। तो कहीं न कहीं जो कुल लाभ है या जो लाभ की दर है ये मजदूरी की दर और भूमिपतियों के जो लगान की दर है दोनों के ही व्युत्क्रमानुपाती हैं। आगे देखते हैं।
पूंजी संचय की प्रक्रिया में जैसे जैसे पूंजी संचय बढ़ता है, पूंजीपतियों के लाभ के माध्यम से लगान एवं मजदूरी कोष में वृद्धि होती जाती है और दूसरी ओर लाभ घटता जाता है। तो पूंजी संचय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है लगान एवं मजदूरी कोष है इसमें भी वृद्धि होती है। जब लगान और मजदूरी कोष में वृद्धि होगी तो लाभ की दर घट जाएगी। आगे देखते हैं। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ती है तथा जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। खाद्यान्न की मांग बढ़ने से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन निर्वाह कोष में वृद्धि होती है। यानी जो मजदूरों को जो दी जाने वाले जीवन निर्वाह जो मजदूरी है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है। खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं, साधनों की कीमतें भी बढ़ेंगी। दैट इज मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दर भी बढ़ेगी। इस प्रकार श्रमिकों की मांग में वृद्धि के साथ एक तरफ जहां उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और दूसरी ओर जीवन निर्वाह मूल्य वृद्धि के कारण मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के कारण मजदूरी कोष में वृद्धि हो जाती है। आगे दूसरी ओर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमांत भूमि का प्रयोग किया जाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अति सीमांत भूमि पर लगान बढ़ता है। इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया में मजदूरी कोष एवं लगान में वृद्धि के कारण लाभ घटता जाता है, जो पूंजी संचय एवं पूंजीवादी विकास का आधार है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं। खाद्यान्नों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो खाद्यान्नों को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, दटित मजदूरी की दर भी बढ़ती है। और जनसंख्या का जो दबाव जब बढ़ता है तो सीमांत भूमि का भी प्रयोग होने लगता है और सीमांत भूमि पर अति उत्पादन का दबाव बनता है, जिसके कारण जो भूमिपतियों के लगान में भी वृद्धि होती है। तो एक तरफ लगान भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है मजदूरी की दर भी बढ़ रही है। मजदूरी कोष बढ़ रहा है, जीवन निर्वाह कोष बढ़ रहा है, लगान की दर बढ़ रही है, जिसके कारण जो लाभ की दर है वो घटने लगती है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घटने लगता है। जब लाभ घटेगा तो पूंजी संचय भी घटेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजी संचय की प्रक्रिया में लाभ घटते हुए शून्य हो जाता है और संपूर्ण उत्पादन श्रमिकों एवं भूमिपतियों के मध्य मजदूरी एवं लगान के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ आप कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाएगा तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा, ये केवल जो है टोटल प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वह श्रमिक एवं भूमिपतियों के मध्य विभाजित हो जाएगा। श्रमिकों को उनकी मजदूरी मिल जाएगी और भूमिपतियों को उनका लगान मिल जाएगा। टोटल उत्पादन का जो मूल्य है वो श्रमिकों और भूमिपतियों के बीच डिवाइड हो जाएगा। पूंजीपतियों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको उनका जो लाभ है वो शून्य हो जाएगा। आगे इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया का लाभ के शून्य होने के साथ साथ अंत हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। जब कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाता है तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजी संचय की प्रक्रिया में घटते लाभ एवं बढ़ते लगान को देखते हुए पूंजीपति भूमिपतियों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहते हैं कि पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में जो है जब लाभ घट जाता है, लाभ शून्य हो जाता है, लाभ अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुँच जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति है वो भूमिपतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये रहा जो है रिकार्डो का आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है। कल के लेक्चर में हम लोग जो है
माल्थस के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।